ये भी मान सकते हैं कि साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में है तो इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप पॉजिटिव मानोगे तो नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में क्या होगा, मैक्सिमम नेगेटिव हो जाएगा। तो अभी कंडक्टर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है। अगर तुम इसको रोटेट कराओगे, है ना, अगर ये रोटेट करके इस पोजीशन पे आ जाएगा, मान लो रोटर रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो रोटर की जो पोजीशन होगी वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में होगी, है ना, और इक्वली साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में होगी। तो इसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इसके थ्रू, साउथ पोल में मैक्सिमम पॉजिटिव ले रहे हो, नॉर्थ पोल में मैक्सिमम नेगेटिव, मिडिल में है तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये पोजीशन 1 मान लो, ये पोजीशन 2 मान लो। जब पोजीशन 3 पे आएगा रोटेट करके कंडक्टर, तो नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में तो मैक्सिमम होगा, साउथ में पॉजिटिव माना है तो नॉर्थ में नेगेटिव आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा तो फिर से 0, और किसी भी एंगल, जैसे ये एंगल थीटा मान लो, किसी भी एंगल थीटा पे रहेगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे फाई एम है तो इस पोजीशन पे अगर कंडक्टर रहेगा तो फाई एम कॉस थीटा, है ना, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। इस पोजीशन पे थीटा कितना हो जाएगा, 90, तो कॉस 90 0। इस पोजीशन पे अगर कंडक्टर आता है तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, है ना, तो माइनस, तो इस तरह से आ जाएगा। जो फ्लक्स लिंक कर रहा है इस कंडक्टर से, अगर कंडक्टर रोटेट कर रहा है तो फ्लक्स लिंकेज का इस तरह से ग्राफ आ जाएगा, और इस फ्लक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करोगे, है ना, तो साइनसॉइडल फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, फिर से साइनसॉइडल फंक्शन आता है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वोल्टेज आ जाएगा ना। फ्लक्स को अगर इसके अक्रॉस जो फ्लक्स लिंक कर रहा है ये चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स के चेंज होने से वोल्टेज इंड्यूस होता है, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको वोल्टेज का ग्राफ मिल जाएगा, है ना। तो फ्लक्स यहाँ पे मैक्सिमम था, है ना, यहाँ से यहाँ तक आया फ्लक्स तो 0 हो गया, यहाँ से यहाँ तक आया तो नेगेटिव हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स के फेज में कितना चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स के फेज में कितना चेंज होगा, 180 डिग्री से, फ्लक्स के फेज में 180 डिग्री से चेंज हुआ, है ना। तो वोल्टेज का भी जब ग्राफ बनाओगे तो इतनी दूरी पे वोल्टेज के भी फेज में क्या होगा, 180 डिग्री का ही चेंज होगा, क्योंकि फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ठीक है। फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, तो फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है, तो इतने डिस्टेंस पे दोनों का फेज चेंज क्या होगा, है ना। ये जो भी फ्लक्स का वोल्टेज का जो फेज चेंज होता है इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एंगल, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंगल चेंज कितना आ गया इसका, इलेक्ट्रिकल एंगल में चेंज कितना आ गया, 180 डिग्री। फ्लक्स या वोल्टेज के फेज में जो चेंज होगा या उसका फेज जो डिसाइड होता है ना, उसको हम इलेक्ट्रिकल एंगल कहेंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक तुम देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक जैसे ये पॉइंट है ना, यहाँ पे आने के लिए कितना रोटेट करेगा, कंडक्टर कहाँ से आ गया है, यहाँ से लेकर के इस पोजीशन पे आया ना, ये थर्ड पोजीशन है ना, तो ये रोटर कितना डिग्री रोटेट किया है, मैकेनिकल स्पेस में कितना रोटेट किया ये, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम मैकेनिकल एंगल कितना कहेंगे, चेंज इन मैकेनिकल एंगल, ये भी 180 डिग्री है, और चेंज इन इलेक्ट्रिकल एंगल डेल्टा थीटा ई, ये भी 180 डिग्री है। वीडियो लेक्चर में मैकेनिकल एंगल और इलेक्ट्रिकल एंगल पढ़ाया मैंने, बताया हुआ है ना। अच्छा, तो इसको फिर बहुत डिटेल में नहीं करते हैं, वो ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में है। तो ये भी मैंने बताया होगा कि अगर 4 पोल कर दें तो क्या होगा, हाँ, 4 पोल अगर कर देंगे हम, इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। क्या मैंने ये भी बताया होगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा ऑल्टरनेट होते हैं, 2 पोल कंटिन्यूसली नहीं हो सकते, 2 साउथ पोल या 2 नॉर्थ पोल। अगर ये साउथ पोल है तो ये ऑब्वियसली नॉर्थ पोल होगा। तो अगर कंडक्टर यहाँ पे है तो इसको मैक्सिमम मिलेगा, है ना, और अगर यहाँ पे है तो नेगेटिव मैक्सिमम मिलेगा, है ना।
तो अगर यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है तो मैक्सिमम से नेगेटिव हो जाएगा ना। तो इसका फ्लक्स का फेस चेंज कितना हुआ, 180 डिग्री है ना। और स्पेस में कितना चेंज हुआ, 90 डिग्री चेंज हुआ ना। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि फ्लक्स के एंगल में जो चेंज होगा उसको हम इलेक्ट्रिकल एंगल चेंज कहेंगे, फ्लक्स के फेज में जो चेंज होगा। और रोटर स्पेस में जितने डिग्री से रोटेट कर जाता है उसको हम मैकेनिकल एंगल कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि एक मशीन में ऑल्टरनेट साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं। तो एक साउथ पोल से नॉर्थ पोल में जब रोटेशन होगा तो इलेक्ट्रिकल एंगल कितना चेंज होगा, 180 डिग्री से चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसको हम ना, ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम 1 पोल पिच कहेंगे। 1 पोल पिच कितना होगा, 1 पोल पिच पे इलेक्ट्रिकल एंगल चेंज कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। चाहे पोल की पोजीशन, मैकेनिकल पोजीशन कहीं पे भी हो, अगर यहाँ पे भी है तब भी यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव, और नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में आके मैक्सिमम नेगेटिव, तो 180 डिग्री का ही होना। इतना समझ में आया, 1 पोल पिच का मतलब समझ में आया। अब जब मैंने आपको बेसिक बताया था तो मैंने आपको ऐसे बताया होगा, ये मान लो साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, और ये रोटर के स्लॉट में है ना। तो मैंने बेसिक में आपको जब बेसिक बताया होगा कि ईएमएफ कैसे इंड्यूस्ड होता है, तो मैंने रोटर को स्टेटर पे ये कंडक्टर को स्टेटर पे रखा होगा है ना। यहाँ पे हम कंडक्टर को अलग अलग मशीन में कंडक्टर की पोजीशन अलग अलग होती है ना। जैसे डीसी मशीन में कंडक्टर कहाँ पे होता है, रोटर पे होता है ना। और इंडक्शन मशीन में भी कंडक्टर रोटर पे ही होता है। सिंक्रोनस मशीन में कहाँ पे होगा, जिसमें वोल्टेज इंड्यूस होता है ना, वो स्टेटर पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से ले लेते हैं, मान लो कि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं और ये कंडक्टर है। तो कंडक्टर की इस पॉइंट पे कंडक्टर की वेलोसिटी का डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, जैसे अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये कंडक्टर भी तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट हो जाएगा, राइट डायरेक्शन में आ जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ थ्रू साउथ, ऊपर की तरफ। अब V क्रॉस B का डायरेक्शन क्या आएगा, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे बाहर की तरफ हम दिखा देते हैं, और एक वोल्टेज E इंड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर की तरफ वोल्टेज इंड्यूस होगा, मतलब करंट की जो टेंडेंसी होगी वो बाहर की तरफ आने की होगी। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगी, है ना, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, V क्रॉस B का डायरेक्शन, मैं कंडक्टर ऐसे ले रहा हूँ, ये स्लॉट समझ रहे हो ना, मैंने लेक्चर में भी समझाया होगा। ये कुछ इस तरह से सिलेंड्रिकल रोटर होगा, और इसके ऊपर से हम स्लॉट काट करके उस पर कंडक्टर की वाइंडिंग वोल्ड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे करंट बाहर की तरफ आना चाह रहा है, ये मैं बाहर की तरफ दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे करंट अंदर की तरफ जाना चाह रहा है ना। तो इस कंडक्टर में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, इसमें देखो, इस कंडक्टर में एक वोल्टेज इंड्यूस होगा और इस कंडक्टर में इंड्यूस होगा। जो कंडक्टर यहाँ पे है उसमें कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। उसमें V क्रॉस B जब करोगे तो वो 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे करंट अगर इधर की तरफ जाना चाह रहा है तो वोल्टेज की पोलैरिटी कैसे बनाओगे, ये बनाओगे या फिर ये बनाओगे, ये बनाओगे या ये बनाओगे, फर्स्ट या सेकेंड बनाओगे। और यहाँ पे करंट अंदर की तरफ जाना चाह रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज की पोलैरिटी कैसे बनाओगे, फर्स्ट वन। तो अब ये बताओ, ये दोनों वोल्टेज एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं ना। और ये कंडक्टर है तो इसमें रेजिस्टेंस भी होगा थोड़ा बहुत,
अगर हमने सिंपली शॉर्ट कर दिया तो थोड़ा इसका हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं, अदरवाइज रेजिस्टेंस करेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल लोड रेजिस्टेंस होगा, है ना, तो यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगा ना। ओके, तो अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे इस पोजीशन में है, ये हमें इतना तो पता चल गया कि ये दोनों वोल्टेज एक दूसरे की, दोनों की टेंडेंसी सेम है, तो दोनों में जो भी वोल्टेज इंड्यूस होगा उसको हम ऐड ही करेंगे, है ना, भले हमें जैसा भी लग रहा हो, पॉजिटिव लग रहा हो या नेगेटिव लग रहा हो, हम दोनों का मैग्नीट्यूड लेकर के दोनों को ऐड ही करेंगे। ओके, तो अब जैसे ये कंडक्टर देखो, ये कम्प्लीटली साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में है ना, और ये कंडक्टर कम्प्लीटली नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में, तो इसमें भी मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस होगा और इसमें भी मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस होगा। ठीक है, अब अगर हम रोटर में स्लॉट, तो इसका मतलब रोटर में स्लॉट इस तरह से कटा हुआ है, या फिर कंडक्टर के जो दो साइड है ना, एक कंडक्टर इसमें दो साइड आ जाएगा ना, या एक वाइंडिंग जो है इसमें दो कंडक्टर आएगा ना, एक फर्स्ट कंडक्टर और दूसरा सेकंड कंडक्टर, तो दोनों कंडक्टर क्या है, एक साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में है तो दूसरा कम्प्लीटली, तो ये कंडक्टर के स्लॉट्स जो है वो इसको हम कहेंगे दीज आर वन पोल पिच अपार्ट, दीज स्लॉट्स आर वन पोल पिच अपार्ट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों में फ्लक्स का डिफरेंस कितना है, इसमें मैक्सिमम तो इसमें मिनिमम, तो 180 डिग्री फेज डिफरेंस है ना, समझ में आ रहा है, तो हम ये कहेंगे स्लॉट्स आर, द टू स्लॉट्स आर वन पोल पिच अपार्ट, और एक ही कंडक्टर नहीं होते, इसमें कोई एक स्लॉट में कॉइल होगा ना। ठीक है, तो इस कॉइल को हम क्या बोलेंगे, फुल पिच्ड कॉइल बोलेंगे। अगर कॉइल के दो साइड जो है ना, जैसे यहाँ पे एक कई सारे कंडक्टर वाउंड किए होंगे, तो एक कॉइल बन जाएगा, बहुत सारे कंडक्टर मिलकर एक कॉइल बना देंगे, तो ये कॉइल का एक फर्स्ट साइड होगा, फर्स्ट कंडक्टर, और सेकंड साइड, तो जो इस कॉइल को हम क्या कहेंगे, अगर दोनों कॉइल के दो साइड 180 डिग्री से है ना फेज डिफरेंस, तो हम ये कहेंगे कि दिस इज फुल पिच्ड कॉइल, फुल पिच्ड कॉइल। ठीक है, अब अगर इसमें स्लॉट कुछ इस तरह से कटे हों, मान लें कि स्लॉट की पोजीशन ये है, और यहाँ पे जो स्लॉट है इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से है ना, तो अब इन दोनों के बीच का एंगल डिफरेंस कितना होगा, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंगल डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री है ना, इनके और इनके बीच का एंगल डिफरेंस कम होगा 180 डिग्री से। स्लॉट ऐसे भी तो कटे हो सकते हैं ना, और यहाँ पे इस पे कंडक्टर इस तरह से वाउंड कर दिया जाए, है ना, तो कंडक्टर का ये साइड है ना, इसको तुम थोड़ा सा और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करके बना रहा हूँ। ओके, इसको अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दोगे ताकि ये बिल्कुल साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में आ जाए, तो ये भी थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। ये मान लो फर्स्ट साइड है और ये सेकंड साइड है, ये फर्स्ट साइड और ये सेकंड साइड, तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है। अगर यहाँ पे दूसरा स्लॉट होता दूसरे साइड का, तो उसको 180 डिग्री हम कहते हैं, फुल पिच्ड कॉइल कहते हैं। लेकिन दूसरा स्लॉट मान लो यहाँ पे, तो ये फाई एंगल जो होगा इसको हम फाई एंगल से नोट करेंगे, इतना कम है ना, तो हम कहेंगे दीज कॉइल साइड्स आर फाई एंगल शॉर्ट पिच्ड। ठीक है, हम कहेंगे दीज कॉइल्स आर, हम ऐसे कहेंगे द टू कॉइल साइड्स आर, जो भी हो ये, हाँ, एप्सिलॉन एंगल शॉर्ट पिच्ड। ठीक है, शॉर्ट पिच का मतलब समझ में आया। इसके कई सारे एडवांटेज होते हैं शॉर्ट पिच कॉइल के। ठीक है, इस तरह का इंटेंशनली बनाया जाता है, इसके कई सारे एडवांटेज हैं। ओके, तो अगर शॉर्ट पिच रहेंगे तो ये समझ में आया कितने से शॉर्ट पिच होंगे, 180 से जितना एंगल कम डिफरेंस आ रहा है ना, उतने से हम इसको शॉर्ट पिच्ड कहेंगे। ओके, अब अगर फुल पिच्ड कॉइल है तो उसका मैंने क्या बनाया था, अगर एक में ई आ रहा है ना, तो दूसरे में भी
सेम वोल्टेज इंड्यूस होगा क्योंकि दोनों मैक्सिमम फ्लक्स को लिंक करेंगे, है ना। और फिर दोनों E प्लस E, है ना, 2E बना देंगे। कि टोटल लूप में वोल्टेज होगा, वोल्टेज का जो लूप गेन होगा वो 2 डबल हो जाएगा ना। लेकिन इस केस में क्या होगा, इसमें तो मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस होगा और इसमें मैक्सिमम इंड्यूस नहीं होगा। कितना इंड्यूस होगा इसमें, आपको इतना तो पता है ना कि दोनों के वोल्टेज मैग्नीट्यूड को ऐड कर देते हैं, है ना। तो इसमें मैक्सिमम होगा तो मान लो मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग E है। अगर ये स्लॉट इस पोजीशन पे होता तो मैक्सिमम फ्लक्स लिंक करता, इस पोजीशन पे क्या होगा, यहाँ से फाई एंगल अपार्ट है ना, या सिग्मा एप्सिलॉन एंगल अपार्ट है, तो इतने ही टाइम्स वोल्टेज क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे रहता तो E वोल्टेज इंड्यूस होता, यहाँ पे वोल्टेज 0 होता। तुम ऐसे समझ, बस मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर होता स्लॉट तो E वोल्टेज इंड्यूस होता, यहाँ पे अगर होता तो 0 वोल्टेज इंड्यूस होता। तो ये मैक्सिमम की पोजीशन हो गई ना। तो मैक्सिमम से कितना है, एप्सिलॉन एंगल है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना इंड्यूस होगा, E cos एप्सिलॉन। ठीक है, अब दोनों वोल्टेज को ऐड करो, E प्लस E cos एप्सिलॉन। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, E इंटू 1 प्लस कॉस एप्सिलॉन, ये क्या आ जाएगा, 2E cos एप्सिलॉन बाई 2 लिख सकते हो। 1 प्लस कॉस एप्सिलॉन को, सॉरी 2E cos स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। या फिर हम इसको ऐसे करते हैं, ऐसे समझते हैं कि जब इस तरह से पोजीशनिंग होती है ना, तो दोनों वोल्टेज ऐड हो जाता है ना। हम ऐसे लिखते हैं E वेक्टर प्लस E वेक्टर, ये 2E आ जाता है ना। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज E इंड्यूस हो रहा है ना, इसके और इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री का, है ना। तो इस वोल्टेज और इस वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस हम कितना ले लें, 180 डिग्री का ले लें। ठीक है, 180 डिग्री फेज डिफरेंस है, तो ये माइनस E होगा। लेकिन सर्किट जब हमने बना के देखा था तो ये दोनों वोल्टेज क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे ना। तो इसको अगर तुम E एंगल 0 मानोगे तो इसको तुम कितना मानोगे, E एंगल 180 डिग्री। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट 2E कब आएगा, दोनों को ऐड करने से आएगा या दोनों को सब्सट्रैक्ट करने से आएगा, सब्सट्रैक्ट करने से आएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि दोनों वाइंडिंग में जो वोल्टेज आएगा उसको तुम वेक्टर फॉर्म में लिखो और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, है ना। ये कितना आ जाएगा, 2E, ये ऐसे कह सकते हैं। तो जैसे अब अगर शॉर्ट पिस्ट कॉइल की बात करें, है ना, तो इसका अगर तुम फेज एंगल 0 मान लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, E एंगल 0, है ना। तो इसका फेज एंगल क्या होगा, अगर यहाँ पे कंडक्टर था तो फेज एंगल 180 डिग्री आ रहा था। कंडक्टर अगर यहाँ पे है तो फेज एंगल क्या आ जाएगा, 180 माइनस एप्सिलॉन माइनस E एंगल 180 माइनस एप्सिलॉन। अब इन दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कितना आ जाएगा, एक तो रेफरेंस है E यूनिट का बना दो, ऊपर ही ले लेते हैं, रेफरेंस ऊपर ले लेते हैं इसका, E यूनिट का आ गया, है ना। और इसमें सब्सट्रैक्ट करना है 180 माइनस 5 पे एक और, नहीं ये भी गलत हो गया, फेज डिफरेंस हम ऐसे नहीं लेते हैं, ये भी गलत हो गया। फेज डिफरेंस दोनों के बीच का 180 माइनस 5 नहीं है। हम फेज डिफरेंस कैसे लेते हैं, जैसे साइन और कॉस के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री लेते हैं ना। ओके, तो फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है,
जैसे साइन कॉस को लैग करता है 90 डिग्री से, है ना। इसका क्या मतलब होगा कि कॉस जिस टाइम मैक्सिमम होगा उसके ठीक 90 डिग्री बाद साइन मैक्सिमम होगा। ओके, तो यहाँ पे दोनों में वोल्टेज क्या है, एक साथ मैक्सिमम हो रहा है ना, ठीक है। ओके, जैसे मैं इसको फिर से बता रहा हूँ। ये फुल ट्विस्ट कॉइल है ना, और ये नॉर्थ साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, और ये दोनों रोटेट कर रहे हैं। जिस टाइम इसमें मैक्सिमम है उसी टाइम इसमें भी मैक्सिमम है ना, दोनों में साथ में मैक्सिमम है। तो यहाँ पे हम दोनों का फेज डिफरेंस क्या कहेंगे, इसमें ई एंगल 0 इंड्यूस हो रहा है तो इसमें भी ई एंगल 0 इंड्यूस हो रहा है। दोनों का रिजल्टेंट कितना आता है 2E, तो दोनों का रिजल्टेंट दोनों को ऐड करने से 2E आएगा ना। टोटल कंडक्टर में एक टर्न में 2E वोल्टेज इंड्यूस हो गया। अब अगर मान लो कि शॉर्ट पिस्ट कॉइल है, और कितने से शॉर्ट पिस्ट है, एप्सिलॉन एंगल से शॉर्ट पिस्ट है। तो फेज डिफरेंस कैसे पता लगाते हैं, किसी भी दो आइडेंटिकल पॉइंट के बीच में डिफरेंस पता लगा लेते हो। फॉर एग्जांपल साइन और कॉस के बीच में क्या होता है 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, साइन और कॉस में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो कॉस यहाँ पे मैक्सिमम है, साइन के कितना है यहाँ पे मैक्सिमम है, तो ये एंगल हम क्या ले लेते हैं फेज डिफरेंस, है ना, 90 डिग्री का। ओके, तो इसमें इस पोजीशन पे मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, लेकिन इसमें मैक्सिमम वोल्टेज इस पोजीशन पे इंड्यूस नहीं हो रहा है। इस पे कब मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस होगा, जब ये इस पोजीशन पे आ जाए। तो कितनी देर बाद इस पोजीशन पे आएगा, एप्सिलॉन एंगल ट्रैवल करने के बाद, है ना। तो इसमें जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है इसको हम क्या कहेंगे, इसका फेजर एप्सिलॉन एंगल हो जाएगा। ये इसमें जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो इसके वोल्टेज को एप्सिलॉन एंगल से लैग करेगा। ये समझ में आ रहा है। इस कंडक्टर में इस पोजीशन पे वोल्टेज मैक्सिमम है, इस पे कब मैक्सिमम होगा, एप्सिलॉन बाद, तो ये एप्सिलॉन से लैग कर रहा है। ओके, तो इसके वोल्टेज का फेजर अगर ई एंगल 0 कहोगे तो इसके वोल्टेज का फेजर ई एंगल एप्सिलॉन हो जाएगा। ओके, और रिजल्टेंट हमें क्या करना है, दोनों के वोल्टेज को ऐड करना है। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, वोल्टेज इंड्यूस्ड, है ना, इन टर्न, हम एक टर्न कहेंगे ना, एक टर्न का 2 साइड हो जाएगा ना, एक टर्न में 2 कंडक्टर होते हैं, तो दोनों के वोल्टेज का वेक्टर सम कर देंगे। ये हो जाएगा ई एंगल 0 प्लस ई एंगल एप्सिलॉन। तो ये क्या आ जाएगा, मैंने ये बताया था ना कि अगर ई एंगल 0 ले लो और दूसरा ई एंगल एप्सिलॉन ले लो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट सम कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट बीच से पास करेगा, है ना, और रिजल्टेंट क्या आएगा 2E cos एप्सिलॉन बाई 2 आ जाएगा। और एंगल क्या आ जाएगा, एंगल जो भी आ जाए, हमें एंगल से मतलब नहीं है, हमें वोल्टेज का मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, पहले मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था वोल्टेज का फुल पिस्ट कॉइल में 2E, है ना, और यहाँ कितना आ रहा है 2E cos 5/2, है ना। तो यहाँ पे हम पिच फैक्टर डिफाइन करेंगे, पिच फैक्टर, रिजल्टेंट वोल्टेज एक टर्न का कितना आया है 2E cos 5/2, ये शॉर्ट पिस्ट कॉइल में है, इसको हम शॉर्ट पिस्ट कॉइल कहेंगे। और फुल पिस्ट कॉइल में कितना आता है, रिजल्टेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ
इन 1 टर्न ऑफ शॉर्ट पिस्ड कॉइल डिवाइडेड बाय वोल्टेज इंड्यूस्ड इन फुल पिस्ड कॉइल। यहाँ से ई से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा cos एप्सिलॉन बाई 2, इसको हम पिच फैक्टर कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आया पिच फैक्टर। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा, अगर कॉइल फुल पिस्ट नहीं है, अगर शॉर्ट पिस्ट है ना, तो ये एंगल दिया रहेगा कितने से शॉर्ट पिस्ट है ना, एप्सिलॉन अगर दिया रहेगा, सॉरी ये हाँ एप्सिलॉन दिया रहेगा, तो जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा है ना, उसमें आप क्या करोगे, कॉस पिच फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे हम ऐसे ले लेते हैं ना, ई का जनरल फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स चेंज की वजह से आरएमएस वोल्टेज का फार्मूला एफ एन मैक्सिमम फ्लक्स इतना होता है ना। ये फुल पिस्ट कॉइल के लिए अगर ये फार्मूला है, तो शॉर्ट पिस्ट कॉइल के लिए फार्मूला क्या होगा, इसमें आप क्या करोगे, कॉस इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। अभी मैंने इस तरह से बनाया ना, देखो एक्चुअल मशीन जो होगी वो 3 फेज़ मशीन होती है। मैं प्रिंसिपल बताने के लिए आपको सिंगल फेज़ ले लेता हूँ है ना। तो सिंगल फेज़ ले लेंगे तो हम ये मान लें कि जो कंडक्टर है वो एक फेज़ का, तो उसमें ए फेज़ मान लेते हैं। इसी तरह से बी फेज़ के भी कंडक्टर होंगे, वो अलग से स्लॉट काट के होंगे, सी फेज़ के भी कंडक्टर। तो आइडियली कितने स्लॉट्स हो जाएंगे, मतलब अगर मैं ए फेज़ के लिए 2 स्लॉट हैं, तो 3 फेज़ के लिए कितने स्लॉट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और बैलेंस्ड करने के लिए ओके, जैसे अगर आपको बैलेंस्ड फेज़ बनाना है तो 6 स्लॉट बनाना है, तो 6 स्लॉट की पोजीशन तो कहीं पे भी हो सकती है। एक स्लॉट यहाँ पे काटा, दूसरा स्लॉट 90 डिग्री पे कर दो, तीसरा स्लॉट उसके 45 डिग्री पे कर दो। लेकिन बैलेंस 3 फेज़ कनेक्शन में क्या करते हैं, ए फेज़ का जो वोल्टेज बी फेज़ का वोल्टेज क्या होता है, ए फेज़ के वोल्टेज को 120 डिग्री से लैग करता है ना। तो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और ये मान लो ए फेज़ का स्लॉट है और ये ए डैश फेज़ का स्लॉट है ना, तो बी कहाँ पे होना चाहिए, बी में जो जैसे यहाँ पे ए में मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा ना, तो ए में मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस होने के 120 डिग्री बाद बी में वोल्टेज मैक्सिमम होना चाहिए। इसका मतलब बी का कंडक्टर का पोजीशन कहाँ पे रखोगे, इससे 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल पीछे। अब 2 पोल मशीन में इलेक्ट्रिकल एंगल मैकेनिकल एंगल सेम होता है, तो ए से 120 डिग्री पीछे रखो। अगर ये रोटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो पीछे का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 120 डिग्री या यहाँ पे 120 डिग्री। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये पॉइंट पीछे होगा ना इससे, ये बाद में पहले ये पास कर गया इस पोजीशन से मैक्सिमम फ्लक्स से, और 120 डिग्री बाद ये पास करेगा, तो बी की पोजीशन हम यहाँ पे रखेंगे। और अगर ये बी की पोजीशन है तो बी डैश की पोजीशन ये हो जाएगी। फिर बी से 120 डिग्री बाद सी का नंबर आता है, तो इससे 120 डिग्री पीछे यहाँ पे सी और यहाँ पे, ठीक है। तो बैलेंस्ड में प्रॉपरली 120 डिग्री के है ना इलेक्ट्रिकल एंगल डिफरेंस पे है ना स्लॉट काटते हैं, तभी बैलेंस वोल्टेज इंड्यूस होगा। खैर अभी हम बैलेंस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हमारे को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पढ़ना है। तो अब जब आप एग्जाम्पल में देखोगे, जब भी आप प्रिंसिपल पढ़ोगे तो बैलेंस ही कहेंगे पढ़ते हैं। तो बुक में इसी तरह से स्लॉट काटे हुए हैं। खैर अभी हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पढ़ना है। अब ज़रूरी नहीं है कि ए फेज़ की जो सारे कंडक्टर होंगे वो एक ही स्लॉट में हो, ठीक है। अगर एक ही स्लॉट में रहेंगे तो उसको हम कहेंगे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। ए फेज़ में एक कंडक्टर नहीं होगा, बहुत सारे कंडक्टर होंगे, वो पूरा एक कॉइल होगा, है ना। एक कंडक्टर है वो करोगे तो कम वोल्टेज इंड्यूस होगा, बहुत सारे कंडक्टर अगर रहेंगे तो ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा, है ना। करंट वोल्टेज भी ज़्यादा होगा और करंट कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, डिपेंड करेगा कितने कंडक्टर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, कितने पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि ए फेज़ का जो कंडक्टर है ना वो एक ही कॉइल में हो। ए फेज़ के कंडक्टर हो सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारे कॉइल क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड
सारे कॉइल यहाँ से पास कर सकते हैं एक ही स्लॉट से, या फिर हम ये कर सकते हैं कि ए फेस के लिए ही हम 3 स्लॉट बांट दें, एक स्लॉट, ये दूसरा स्लॉट या ये तीसरा स्लॉट, ठीक है। और इन सब में जो कंडक्टर होंगे वो कंडक्टर क्या होंगे, ए फेस के कंडक्टर होंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, वाइंडिंग्स एक ही पॉइंट पे नहीं है ना, ए फेस की सारी वाइंडिंग एक ही पॉइंट पे नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। इसके भी एडवांटेज और एडवांटेजेस हैं ना, पीएस मिम्रा के जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे तो उसमें दिए हुए हैं क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम होगी कि जैसे यहाँ पे 3 टर्न मान लेते हैं इस वाइंडिंग में टोटल, है ना, और एक टर्न में मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर एक टर्न है इसमें ई वोल्टेज इंड्यूस होता है, अगर सारे टर्न इसी पॉइंट पे होते हैं तो टोटल वोल्टेज कितना इंड्यूस होता है, इसमें मान लो एक टर्न है, इसमें भी एक टर्न है, इसमें भी एक टर्न है, ये तीनों टर्न एक ही स्लॉट में होते मान लिया कि, तो 3E वोल्टेज इंड्यूस होता है ना, अगर सीरीज में कनेक्टेड होते तो। लेकिन अब तीनों की पोजीशन अलग है तो इससे तो मैक्सिमम फ्लक्स लिंक करेगा, है ना, तो मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग तो E वोल्टेज इंड्यूस होगा, लेकिन इससे मैक्सिमम फ्लक्स लिंक नहीं करेगा, इससे भी मैक्सिमम फ्लक्स लिंक नहीं करेगा, ठीक है। तो अब फिर तीनों का रिजल्टेंट सम क्या करोगे, तीनों का वेक्टर सम लोगे ना, देखो ऐसा नहीं कि इसमें मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा, इसमें भी इंड्यूस होगा, लेकिन जब रोटर रोटेट करके इस पोजीशन पे आएगा, ठीक है, मैक्सिमम सब में इंड्यूस होगा, रोटर रोटेट कर रहा है तो सबको एक एक करके मैक्सिमम फ्लक्स लिंक करेगा, है ना, लेकिन एक साथ नहीं कर रहा है ना, तो एक साथ 3E वोल्टेज तो नहीं आएगा, है ना, तो वोल्टेज कितना आएगा, जैसे इसके वोल्टेज का फेजर तुम E एंगल 0 बना रहे हो, इसका तो पहले ही हो गया ना। अब मान लो कि इस रोटर की जो पोजीशन है ये गामा एंगल है आगे, और ये भी गामा एंगल है, तो इसका फेजर ये तो पहले ही निकल गया मैक्सिमम फ्लक्स से, तो हम कहेंगे ये गामा एंगल से लीड कर रहे हैं, है ना, और यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो गामा एंगल से लैग करेगा। अब तीनों का रिजल्टेंट सम क्या होगा, रिजल्टेंट इन दोनों का रिजल्टेंट तो इसी डायरेक्शन में आएगा, तो ये टोटल इसी डायरेक्शन में आएगा ना, तो E प्लस ये इस डायरेक्शन में E cos फाई इन E cos गामा कंट्रीब्यूट करेगा, और ये भी इस डायरेक्शन में E cos गामा कंट्रीब्यूट करेंगे, और ये वर्टिकल डायरेक्शन का ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये रिजल्टेंट सम आ जाएगा, यहाँ पे आएगा E प्लस 2E cos गामा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जनरल फार्मूला नहीं, यहाँ पे हमने ये मान लिया कि ए फेज के लिए हमने 3 स्लॉट्स बना दिए, लेकिन इन जनरल ए फेज के लिए कितने भी नंबर ऑफ स्लॉट्स हो सकते हैं वो आपको क्वेश्चन में डिपेंड करेगा, है ना, तो हम मान लेते हैं कि ए फेज के लिए Q स्लॉट्स बना दिए गए, और जो कंसेक्यूटिव 2 स्लॉट है उनके बीच का जो एंगल है वो गामा है, तो क्या होगा, एक मैक्सिमम हो जाएगा E, नेक्स्ट जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो गामा एंगल पे होगा, उसका नेक्स्ट जो होगा वो भी गामा एंगल पे होगा, है ना, सबके बीच का एंगल क्या होगा, गामा होगा, है ना। अब इनका रिजल्टेंट सम करना है ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने 5 मान लिया है ना, ए फेज की वाइंडिंग को 5 स्लॉट में डिस्ट्रीब्यूट करके वोल्ड किया गया है, इसका रिजल्टेंट सम करना है, तो यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट सम आप जब दोनों के टेल को मिला दोगे तो फिर पैरेललोग्राम से करोगे, एक के टेल दूसरे के हेड को मिलाओगे तो ट्रायंगुलर लॉस, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि
एक का इस तरह से ई था, और दूसरा वेक्टर हम यहाँ से ना बना करके टेल और हेड को मिलाते हैं, ये ई, और इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल गामा। है ना? जितने भी दो कंसेक्यूटिव स्लॉट के वोल्टेज होंगे ना, सब गामा एंगल पे होंगे। इसके और इसके बीच का भी एंगल क्या होगा? गामा। और रिजल्टेंट सम क्या आ जाएगा? इसका और इसका रिजल्टेंट सम, सबके टेल हेड को मिला रहे हो ना, तो तीन वेक्टर का रिजल्टेंट सम क्या आ जाएगा? इसके टेल को फाइनल हेड से मिला दो, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। और इन तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा, सारे इक्वल लेंथ के हैं ना, इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये एक ही पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, इन सब का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे कट करेगा। इसको भी मिला दो, और अगर तुम इसको भी मिला देते हो, हमें मतलब एक जनरल फार्मूला बनाना है। जैसे 3 के लिए तो हमने बना लिया, ठीक है ना, कि e + 2e cos phi आ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे मान लो ये 3 नहीं है, इन जनरल ये इनके नंबर जो है वो q है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो हम जनरल फार्मूला बना रहे हैं उसके लिए, ठीक है ना। तो ये एंगल तो आपको गामा दिया हुआ है। अगर ये एंगल गामा है तो, है ना, इसमें ज्योमेट्री से ये एंगल भी गामा होगा, उसके बाद ये एंगल भी गामा होगा, और ये एंगल भी गामा होगा। ये एंगल भी गामा होगा, ठीक है, ठीक है। और ये एंगल कितना हो जाएगा? गामा बाई 2। रिजल्टेंट क्या है? ये रिजल्टेंट है ना। तो इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में देखो, है ना, ये टोटल लेंथ कितना है? ई है। ये लेंथ क्या हो जाएगा? e/2। और ये एंगल कितना है? गामा बाई 2। तो ये लेंथ बता सकते हो कितना होगा? इस ट्रायंगल में, है ना, ये एंगल पता है ना, ये लेंथ पता है, तो ये हाइपोटेनियस नहीं पता चल जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हाइपोटेनियस है, और ये तुम साइन गामा बाई 2 क्या लिखोगे? ये e/2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? e/2 साइन गामा बाई 2, है ना। और ये आपका टोटल रिजल्टेंट है ना, ठीक है, ये रिजल्टेंट है। अब तुम इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, तुम इसमें ये बता सकते हो कि इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना होगा? जैसे यहाँ पे ये 3 वेक्टर है ना, एंगल और इधर से जो एंगल होगा ये दोनों सेम होगा, है ना। यहाँ पे ये गामा एंगल बना रहा है, ये भी गामा और ये भी गामा। ये टोटल एंगल कितना है? 3 गामा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वेक्टर कितने हैं? 3 हैं। अगर नंबर ऑफ वेक्टर 4 होंगे तो टोटल एंगल कितना होगा? 4 गामा। तो टोटल नंबर ऑफ वेक्टर अगर q है तो ये टोटल एंगल कितना होगा? q गामा। तो हाफ एंगल कितना हो जाएगा? q गामा बाई 2। तो अब बताओ साइन q गामा बाई 2 क्या होगा? ये एंगल साइन q गामा बाई 2, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है? आपके आंसर का हाफ है ना,
यही तो आपको चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। ये मान लो टोटल लेंथ रिजल्टेंट r है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा r/2 डिवाइडेड बाई, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है e डिवाइडेड बाई 2 साइन गामा बाई 2। तो हम लिखेंगे साइन q गामा बाई 2 इक्वल टू r इंटू 2 साइन गामा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2e। तो यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, r ही तो पता लगाना है ना रिजल्टेंट, तो r इक्वल टू क्या आएगा e साइन q गामा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन गामा बाई 2। ये जितना भी मैंने बताया ना कि ये गामा बना रहा है तो ये भी गामा, ये सब ज्योमेट्री से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ। ये तीनों वेक्टर का लेंथ e है, इसका रिजल्टेंट ये आ जाएगा, और अगर ये तीनों इक्वल हैं तो इन तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक ही पॉइंट पे मिलेगा। तो अगर एक ही पॉइंट पे मिलेगा तो आप इसको ओरिजिन मान के, यहाँ से अगर रेडियस बनाओगे, यहाँ से अगर एक सर्कल बनाओगे, इसको तुम रेडियस मान लो, तो ये तीनों के कॉर्नर को मिलेगा, ये इस तरह से सर्कल बना देंगे, ठीक है। और ये तीनों, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल क्या गामा है ना, तो ये वेक्टर जो है ना ये ओरिजिन पे भी गामा एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद ये एक पूरा वेक्टर है ना, ये एक वेक्टर है, तो ये भी ओरिजिन पे गामा एंगल सबटेंड करेगा, और ये वेक्टर भी गामा एंगल बनाएगा, और अकॉर्डिंगली ये एंगल जो है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये एंगल गामा बाई 2 हो जाएगा। और एक बार हम इस छोटे ट्रायंगल में, ये हमें e/2 पता है तो पहले ये पता लगा लेंगे, और एक बार ये पता चल गया तो इस ट्रायंगल में ये पता है, ये एंगल भी पता है, टोटल एंगल का हाफ होगा, और टोटल एंगल क्या हो जाएगा q गामा, तो ये एंगल q गामा बाई 2 पता है, ये हाइपोटेनियस पता है, तो ये परपेंडिकुलर भी पता चल जाएगा। तो रिजल्टेंट कितना आ गया, जो रिजल्टेंट EMF हो जाएगा ए फेज का है ना डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में, वो E साइन q गामा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन गामा बाई 2। अच्छा, अब अगर ये तीनों वाइंडिंग एक ही प्लेस पे होती तो कितना होता, एक वाइंडिंग में E हो रहा है ना, ठीक है, तो 3 वाइंडिंग में है तो 3E, टोटल कितने वाइंडिंग माना है आपने, Q वाइंडिंग माना है ना, तो टोटल कितना आता, Q इंटू E आ जाता है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का EMF है, और ये कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग EMF डिवाइडेड बाय कंसंट्रेटेड वाइंडिंग EMF जो होगा, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहेंगे, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ये आ जाएगा E साइन, है ना, q गामा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन गामा बाई 2, है ना, और डिवाइड किससे करना है, ये EMF ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग आ गया डिवाइडेड बाई EMF ऑफ कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। तो EMF ऑफ कंसंट्रेटेड वाइंडिंग क्या होगा, q इंटू E, यहाँ से E और आएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आएगा साइन q गामा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन डिवाइडेड बाई q साइन गामा बाई 2। जहाँ पे गामा क्या है, एंगल ऑफ कंसेक्यूटिव स्लॉट,
है ना। एंगल ऑफ कौन सा एंगल, इलेक्ट्रिकल एंगल या मैकेनिकल एंगल? नहीं, जो वोल्टेज का फेज डिसाइड होता है वो इलेक्ट्रिकल एंगल से डिसाइड होता है। जैसे इसका आपने ई लिखा था, जीरो फेज डिफरेंस लिया था, इसका यहाँ पे वोल्टेज का फेज डिफरेंस आपने क्या लिया, फाई लिया ना। तो वोल्टेज का जब भी फेज डिफरेंस लेंगे वो इलेक्ट्रिकल एंगल से लेंगे। तो दो स्लॉट के बीच का हमने इलेक्ट्रिकल एंगल को गामा लिया, ठीक है, आ रही बात समझ में। और इलेक्ट्रिकल एंगल किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पोल पे डिपेंड करता है। तो मैंने 2 पोल मशीन लिया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंगल मैकेनिकल एंगल के इक्वल है, लेकिन अगर 4 पोल मशीन लूँगा तो वहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस तरह से ले लेता 4 पोल मशीन, तो यहाँ पे अगर आपको मैकेनिकल एंगल गामा दिख रहा है ना, तो इलेक्ट्रिकल एंगल क्या हो जाता है, 2 गामा होता है, ठीक है। तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर समझ में आ गया। और ये भी हो सकता है कि इसका, तो ये मैंने वाइंडिंग का एक टर्न दिखाया, दूसरा टर्न जो हो, जैसे एक टर्न अगर साउथ पोल से होता है तो दूसरा टर्न नॉर्थ पोल से होता है फुल पिस्ट में। अगर शॉर्ट पिच रहेगा तो एग्जैक्टली नॉर्थ पोल में नहीं रहेगा, तो अकॉर्डिंगली फिर क्या करोगे, यहाँ पे इंड्यूस्ड वोल्टेज पिच फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे का ये फार्मूला होता है 4.44 FN × 5। अगर शॉर्ट पिस्ट कॉइल है तो कॉस है ना ε/2 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे वाइंडिंग अभी हमने कंसंट्रेटेड ही लिया। वाइंडिंग भी अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से भी मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा साइन Q γ/2 डिवाइडेड बाई Q साइन γ/2, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई करके टोटल वाइंडिंग फैक्टर कहेंगे, दिस इज वाइंडिंग फैक्टर। यहाँ पे लेकिन आपको गामा कैसे पता लगाते हैं ये बताना ज़रूरी है। जैसे अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दूँ, एक मशीन है जिसमें 36 स्लॉट्स हैं, तो सारी वाइंडिंग इन स्लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, टोटल स्लॉट्स 36 है ना। और ये 3 फेज 2 पोल मशीन है। इसमें अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पता लगाना है ना, तो उसके लिए आपको ये पता लगाना पड़ेगा, गामा पता लगाना पड़ेगा, और ये भी पता लगाना पड़ेगा कि क्यू क्या होता है, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर फेज ना, एक फेज को कितना स्लॉट मिला, वही तो होगा ना। तो 3 फेज 2 पोल मशीन है, इसमें टोटल स्लॉट कितने हैं, 36 स्लॉट है ना। तो 3 फेज, तो तीनों फेज के वाइंडिंग 36 स्लॉट में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, है ना। 3 फेज के टोटल वाइंडिंग जो होंगे वो 36 स्लॉट में होंगे। तो एक फेज को कितना स्लॉट मिलेगा, तो हम ये कहेंगे कि स्लॉट्स पर फेज क्या होगा, 12 स्लॉट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अब गामा क्या होगा। अब तुम ये देखो कि अगर 12 स्लॉट है ना, जैसे अगर हम ए फेज की वाइंडिंग की बात करें तो 3 स्लॉट यहाँ पे हमने लिया है ना, ठीक है, और बाकी 3 स्लॉट यहाँ पे भी तो होगा, तभी तो वाइंडिंग कम्प्लीटली वोंट होगी। जैसे एक ये स्लॉट वाइंडिंग का एक ये टर्न है, तो ये यहाँ के स्लॉट से कम्प्लीटली टर्न होगा, है ना। यहाँ पे एक है तो ये इससे कंप्लीट होगा और दूसरा इससे कंप्लीट होगा। तो ए फेज कितने स्लॉट यूज़ कर रहा है, यहाँ पे 6 स्लॉट यूज़ कर रहा है ना, लेकिन गामा किसके अकॉर्डिंग पता लगाया हमने, 3 स्लॉट के अकॉर्डिंग पता लगाया है ना। तो हम बेटर ये कहें कि आपको स्लॉट्स पर फेज और पर पोल पता लगाओगे, है ना। तो हम क्या पता लगाएंगे, स्लॉट्स पर फेज पर पोल, है ना।
जैसे यहाँ पे वोल्टेज इसमें ई है, इसमें कम हो गया, इसमें भी कम हो गया, ये एक ही पोल में हमने पता लगाया, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि पर पोल एक फेज में पर पोल कितने स्लॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्लॉट्स पर फेज 12 आया है, मतलब ए फेज को कितने स्लॉट मिलेंगे, 12 स्लॉट मिलेंगे। लेकिन ए फेज का 2 टर्न भी होगा ना, है ना। एक अगर नॉर्थ पोल से है तो साउथ पोल से भी होगा, तो एक पोल में यहाँ पे कितने 6 स्लॉट आ जाएंगे ना, तो हम लिखेंगे स्लॉट पर फेज पर पोल इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आपको 6 स्लॉट होंगे, है ना। तो अगर 6 स्लॉट हैं ए फेज के एक टर्न को, एक कॉइल साइड को, है ना, तो बीच का एंगल क्या होगा सारे स्लॉट का, ये 6 स्लॉट जो होते हैं ना, जैसे मैंने 3 स्लॉट यहाँ पे प्रॉपरली नहीं बनाया है, ठीक है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे पूरे पोल पे, ठीक है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। तो अगर 6 स्लॉट है तो ये क्या आ जाएगा, एक पोल का टोटल एंगल कितना होता है, एक पोल का हम टोटल एंगल 180 डिग्री लेंगे, है ना। तो ये आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा, गामा 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले, है ना, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज पता लगाना है, ठीक है। 6 आ गया तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, 180 डिवाइडेड बाई 6। अगर टोटल 24 स्लॉट है ना, 2 पोल 3 फेज मशीन है, तो क्या हो जाएगा गामा, है ना। एक फेज को कितना मिलेगा, 8 स्लॉट मिलेंगे ना, और फिर 8 स्लॉट 2 पोल में है, तो एक पोल में कितना पड़ेगा 4 स्लॉट, है ना। तो गामा इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई Q इक्वल टू 4 है, यहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे गामा कैसे पता लगाएंगे, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर फेज पर पोल, ये तो आप पता लगा लोगे 6 से, ठीक है। और गामा पता लगाने के लिए 180 बाई 6 कर दिया ना, हाँ 180 बाई Q कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे 180 बाई Q नहीं करेंगे। 180 बाई Q का मतलब क्या है कि ये जो वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है ए फेज की, तो पूरे पोल स्पैन में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। जैसे ये 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 2 ही पोल है ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक फेज चेंज क्या होता है 180 डिग्री होता है ना। तो कॉइल यहाँ से, इसका मतलब यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये ज़रूरी नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे 3 बनाया ना, तो मैंने इतना ही बनाया था, ठीक है, ये सही है। ये ज़रूरी नहीं है कि कॉइल जो हो ये 0 से लेकर के 180 डिग्री के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कॉइल इतने में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे, है ना, इसको हम कॉइल स्पैन बोलते हैं, ठीक है ना। कॉइल जितने इलेक्ट्रिकल डिग्री में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, इसको हम क्या कहेंगे, कॉइल स्पैन, सॉरी कॉइल स्पैन नहीं, इसको हम फेज स्प्रेड बोलते हैं, फेज स्प्रेड। जैसे मान लो यहाँ पे फेज स्प्रेड, हम ये मान लेते हैं कि कॉइल यहाँ से लेकर के 180 डिग्री में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कॉइल मान लो कि 90 डिग्री में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो 36 स्लॉट है, तो नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज क्या होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 स्लॉट्स है और फेज स्प्रेड कितना है टोटल, एक कॉइल का, एक फेज के कॉइल का 90 डिग्री में ही होना है सारे स्लॉट्स को, तो 2 स्लॉट के बीच का एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री के स्पैन में ही, स्प्रेड में ही आपको 6 स्लॉट्स डालने हैं, तो 2 स्लॉट के बीच का एंगल कितना होगा, गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 6, ये आ जाएगा 15 डिग्री। तो मतलब पिछले केस में बस मैंने 180 लिखा था ना, मैंने फेज स्प्रेड 180 डिग्री ले लिया था, 180 डिग्री नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, फेज स्प्रेड दिया रहेगा। मतलब हम सिंपली ये लिखेंगे गामा इक्वल टू, है ना,
फेज स्प्रेड है ना डिवाइडेड बाय Q, और Q इज नथिंग बट नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज। फेज स्प्रेड को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो गामा क्या हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय Q। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या आएगा, साइन Q गामा बाई 2 है। Q गामा क्या हो जाएगा, फेज स्प्रेड, टोटल फेज स्प्रेड हो जाएगा ना, तो इसको हम लिखेंगे साइन सिग्मा बाई 2 डिवाइडेड बाई Q साइन गामा बाई 2। नॉर्मली गामा की वैल्यू कितनी है, जैसे यहाँ पे 15 है ना, तो गामा बाई 2 क्या हो जाएगा 7 डिग्री, ठीक है ना। और 7 डिग्री को तुम रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई बाई 180, तो ये बहुत कम आएगा ना। तो जब रेडियन में थीटा बहुत कम होता है तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है, अगर थीटा इज इन, अगर थीटा रेडियन में दिया हुआ है। तो जैसे 7 डिग्री है ना, या 15 डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो कम हो जाएगा। 57 डिग्री 1 रेडियन होता है ना, तो 15 डिग्री सब कम हो गया, ठीक है। तो अगर थीटा कम है तो साइन थीटा को तुम क्या लिखोगे, थीटा लिखोगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा Q गामा बाई 2, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे साइन सिग्मा बाई 2 डिवाइडेड बाई सिग्मा बाई 2, मतलब साइन ऑफ फेज स्प्रेड बाई 2 डिवाइडेड बाई फेज स्प्रेड बाई 2, जहाँ पे फेज स्प्रेड किस में लेना है, आपको रेडियन में लेना है, सिर्फ एंगल लिखा हुआ है ना, तो उसको आप प्रॉपरली रेडियन में लेंगे। या तो ये लिखनी है अप्रॉक्सीमेटेड फार्मूला है ना, गामा अगर कम, बेटर है ये फार्मूला आप याद रखें। और गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेज स्प्रेड दिया रहेगा कि एक फेज की जो वाइंडिंग है ना, जैसे मैंने यहाँ पे कितना दिखा रखा है, मैंने अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री के स्पैन पे दिखा रखा है ना, तो फेज स्प्रेड 60 डिग्री हो जाएगा। इस क्वेश्चन में है अ 3 फेज 6 पोल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, 3 फेज पोल slip ring induction motor is driven by the shaft of a 4-pole 3-phase synchronous motor, 3-phase 4-pole synchronous motor से इसको ड्राइव किया जा रहा है इंडक्शन मोटर को। If stator of both the machines are given 50 हर्ट्ज सप्लाई, कनेक्शन किससे है, शाफ्ट से कनेक्शन है। इससे अगर हम एक 3 फेज सिंक्रोनस मोटर बनाते हैं, ये रोटेट करेगा, इसको शाफ्ट के थ्रू 3 फेज 4 पोल, ठीक है, पोल नंबर ऑफ पोल इसमें नहीं, 4 पोल है ना इसमें, ये 4 पोल है ना, ये सिंक्रोनस मशीन है, ओके। तो 4 पोल दिखा देते हैं यहाँ पे, 4 पोल, और इसका कनेक्शन 6 पोल इंडक्शन मोटर से, तो इसको मैं बस रोटर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी सप्लाई क्या है, 3 फेज है, मतलब शाफ्ट से कनेक्शन का बस इतना मतलब होता है कि जिस स्पीड पे ये रोटेट करेगा उतनी ही स्पीड पे ये भी रोटेट करेगा, ओके। और दोनों के स्टेटर सप्लाई को क्या किया गया है, सेम कनेक्शन दिया गया है। सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर सप्लाई को, इसको भी 50 हर्ट्ज का सप्लाई दिया गया है और इसको भी 50 हर्ट्ज का सप्लाई दिया गया है ना। तो आपसे ये पूछा जा रहा है व्हाट फ्रीक्वेंसीज आर अवेलेबल एट द स्लिप रिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग पे कितनी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होगी, है ना। तो स्लिप फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एस स्लिप फ्रीक्वेंसी, ये एस एफ होता है ना? इसी फ्रीक्वेंसी के साथ स्लिप रिंग पे आपको एस इंटू ई का वोल्टेज मिलता है ना, जहाँ पे ई वोल्टेज क्या होगा, ब्लॉक रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटर वाइंडिंग। रोटर अगर ब्लॉक है, कोई स्लिप नहीं है, तो ई वोल्टेज इंड्यूस होगा, और एस स्लिप पे एस इंटू ई वोल्टेज एस इंटू एफ फ्रीक्वेंसी के साथ। अब शाफ्ट से कनेक्ट करने का ये मतलब होता है कि दोनों की स्पीड हर हाल में सेम रहेगी,
तो अगर इसको 50 हर्ट्ज़ के साथ रोटेट किया गया है ना, तो इसकी स्पीड क्या होगी यहाँ पे 2f डिवाइडेड बाई p पर सेकेंड, है ना। स्पीड हो जाएगी 2 × 50 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोल 4, है ना। तो ये आ जाएगा 25 रोटेशन पर सेकेंड, है ना। या फिर इसको हम लिखेंगे 1500 RPM, है ना। यही होगा ना। ओके, अब अगर ये भी रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे भी स्पीड क्या हो जाएगी 1500 RPM। इसकी जो स्पीड होगी ये क्या होगी 1500 RPM, है ना। इसको हम क्या कहेंगे रोटर की स्पीड, ठीक है। और यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी, ये 6 पोल मशीन है ना, ये क्या आ जाएगा 120 × 50 डिवाइडेड बाई 6, 1000 RPM। तो डिफरेंस कितने का बन गया 500 RPM का डिफरेंस बन गया ना। या फिर स्लिप कितना आ गया यहाँ पे, स्लिप क्या आ जाएगा 1000 माइनस 1500 डिवाइडेड बाई 1000, है ना। ये माइनस में नेगेटिव स्लिप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरेशन मोड रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो अब स्लिप फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 0.5 × 50, 25 हर्ट्ज़ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी नहीं है कि इसका जो कनेक्शन होगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा कि जो स्पीड होगी, मान लो इस डायरेक्शन में है 1500 RPM है ना, नहीं 1000 RPM है ना सिंक्रोनस स्पीड। देखो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर मैग्नेटिक फील्ड, रोटर दोनों सेम डायरेक्शन में अगर रोटेट करेगा, है ना। क्योंकि देखो इंडक्शन मशीन में ये होगा, अगर इंडक्शन मशीन के रोटर को कोई ड्राइव नहीं कर रहा है, इसको हटा दो, तो रोटर किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेकिन रोटर को मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ड्राइव नहीं कर रहा है, रोटर एक्सटर्नली दूसरी मशीन से ड्राइव किया जा रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि रोटर का जो रोटेशन का डायरेक्शन हो वो मैग्नेटिक फील्ड के, इसके स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के साथ हो, ठीक है। जैसे स्लिप तुम कैसे निकालते हो, NS माइनस R डिवाइडेड बाई NS। ये NS क्या होता है ना, स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। रोटर मैग्नेटिक फील्ड कहो या स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड कहो, दोनों स्टेडी स्टेट में हर मशीन में, है ना, सारे मैग्नेटिक फील्ड सेम स्पीड से रोटेट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हो या सिंपली मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हो। और NR क्या होता है, स्पीड ऑफ ओनली रोटर, नॉट रोटर मैग्नेटिक फील्ड। रोटर मैग्नेटिक फील्ड NS की स्पीड से रोटेट करता है, ये भी मैंने डिराइव करवा रखा है ना, कि रोटर और रोटर मैग्नेटिक फील्ड दोनों की स्पीड अलग अलग होगी। ये स्पीड ऑफ रोटर है। नॉर्मली इंडक्शन मशीन में क्या होगा, अगर तुम एक्सटर्नली ड्राइव नहीं करोगे तो रोटर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट करेगा और थोड़ी कम स्पीड से रोटेट करता है, वो लोड पे डिपेंड करेगा, है ना। लेकिन इसको तो एक्सटर्नली ड्राइव किया जा रहा है, तो हो सकता है कि, है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, है ना। और ये सिंक्रोनस मोटर के थ्रू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया जा रहा है। तो NR उस केस में हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि स्लिप स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड होती है। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, कम होगी, है ना। अगर दो पॉइंट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कम होगी, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ऐड हो जाएगा ना। तो अगर अपोजिट, अब अगर इससे ड्राइव किया जा रहा है तो अपोजिट भी हो सकता है, तो स्लिप कैसे निकालोगे फिर स्लिप कुछ भी हो सकता है ना, 1000 और ये रोटर की स्पीड प्लस माइनस 1500 लोगे, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, प्लस माइनस 1500 डिवाइडेड बाई 1000। तो माइनस करके तो हमारे को हाफ आया है और प्लस करके ये क्या आ जाएगा 2.5। तो अब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 2.5 × 50, 125 हर्ट्ज आ जाएगी। लेकिन अगर कपल्ड नहीं है तब ये हमेशा
सेम डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा। यहाँ पे मैंने आपको पिच फैक्टर बताया था ना, पिच फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, कॉस एप्सिलॉन बाई 2 और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या फिर बेल्ट फैक्टर भी कहते हैं या फिर ब्रेड्थ फैक्टर भी कहते हैं। ये होता है साइन क्यू गामा बाई 2 डिवाइडेड बाई क्यू साइन गामा बाई 2। अगर ये वोल्टेज का फार्मूला है ना, इसको पिच फैक्टर, इसको Kp से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम Kd से रिप्रेजेंट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ये हो जाएगा 4.44 Fn5 इंटू Kp इंटू Kd। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज का फार्मूला है ये वोल्टेज के फंडामेंटल कंपोनेंट के लिए। ठीक है, वोल्टेज में फंडामेंटल कंपोनेंट थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक हो सकते हैं। अगर वोल्टेज साइनसॉइडल नहीं है, ठीक है, तो वोल्टेज में अलग अलग हार्मोनिक्स भी होंगे, है ना, अलॉन्ग विथ फंडामेंटल कंपोनेंट। तो V3 का फार्मूला अगर आप लिखेंगे तो V3 के लिए जैसे हम ऐसे लिखेंगे, पिच फैक्टर फॉर थर्ड हार्मोनिक। इसके लिए थर्ड हार्मोनिक के लिए जो पिच फैक्टर आ जाएगा ये, इसके लिए साइन एप्सिलॉन बाई 2 होता है थर्ड हार्मोनिक के लिए, या फिर nth हार्मोनिक के लिए क्या आएगा, क्या आ जाएगा साइन, है ना, n एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, इसी तरह इसको हम ऐसे लिखेंगे Kp n से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज का फार्मूला लिखना है तो उसके लिए Kp n हो जाएगा। उसी तरह से Kd n क्या आएगा, जो भी एंगल है ना, एंगल में n से आप मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा साइन Q n गामा बाई 2 डिवाइडेड बाई Q साइन n गामा बाई 2। मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर में बता रखा है ना, या फिर आप इसको यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो सिंक्रोनस मशीन में भी। ट्रांसफॉर्मर में आपको ये बताया कि जहाँ पे भी 3 फेज़ कनेक्शन होगा, सबसे पहले आपको मैंने ये बताया मैग्नेटाइजेशन का रूल क्या बताया है कि BH कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होता है ना, तो BH कर्व कहो या फिर फ्लक्स वर्सेस मैग्नेटाइजेशन कर्व, ये दोनों कर्व मैंने बता रखा है ना। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इन दोनों में से कोई एक क्वांटिटी ही साइनसॉइडल हो सकती है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, फ्लक्स और वोल्टेज साइनसॉइडल होता है और करंट पीकी होता है ना। लेकिन 3 फेज़ कनेक्शन में, है ना, स्टार और डेल्टा में हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया है कि डेल्टा की लाइन में कभी भी थर्ड हार्मोनिक करंट नहीं हो सकता। अगर ये साइनसॉइडल है तो इसमें हार्मोनिक होगा, है ना। लेकिन 3 फेज़ कनेक्शन में अगर स्टार कनेक्शन का न्यूट्रल ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है, आइसोलेटेड है, तो इसमें हार्मोनिक करंट फ्लो नहीं हो सकता, तो वहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, साइनसॉइडल। तो फिर यहाँ हार्मोनिक चाहिए। अगर फ्लक्स में हार्मोनिक होगा तो इंड्यूस्ड वोल्टेज में हार्मोनिक होगा। अगर इंड्यूस्ड वोल्टेज में हार्मोनिक है तो यहाँ पे हम वोल्टेज का थर्ड हार्मोनिक भी कैलकुलेट करेंगे, है ना। या फिर हम सीधे वोल्टेज में हार्मोनिक ना कहें, हम ऐसे कह सकते हैं कि फ्लक्स में हार्मोनिक होगा, थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स प्रेजेंट होगा। फ्लक्स में हार्मोनिक है तो फंडामेंटल कंपोनेंट भी प्रेजेंट होगा और थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट भी प्रेजेंट होगा। अगर थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट प्रेजेंट है फ्लक्स का तो यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज होगा। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि वोल्टेज में हार्मोनिक्स हो, हम चाहेंगे वोल्टेज साइनसॉइडल हो। अब अगर थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज को, लेकिन फ्लक्स है तो वोल्टेज प्रेजेंट होगा, लेकिन थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज को Kp से 0 किया जा सकता है। अब Kp से कैसे 0 किया जा सकता है, Kp n इक्वल टू क्या होता है, cos n एप्सिलॉन बाई 2। थर्ड हार्मोनिक के लिए Kp क्या हो जाएगा, cos 3 एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, जहाँ पे एप्सिलॉन क्या होगा, शॉर्ट पिच कितने से किया हुआ है,
अगर आप थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज को ज़ीरो करना चाहते हैं तो Kp3 ज़ीरो कर दो, ठीक है। Kp3 ज़ीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 एप्सिलॉन इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, तो एप्सिलॉन इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो तुम क्या करो, कॉइल को 30 डिग्री से शॉर्ट पिच कर दो, तो फ्लक्स, थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स प्रेजेंट भी रहेगा, तब भी थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया, शॉर्ट पिच करने से हार्मोनिक को रिड्यूस किया जा सकता है। और मेनली जो डोमिनेट करता है वो थर्ड हार्मोनिक ही डोमिनेट करता है, सबसे प्रॉब्लमेटिक जो होगा वो थर्ड हार्मोनिक होगा। जैसे हमने सिग्नल सिस्टम में पढ़ा है ना, जो एम्पलीट्यूड ऑफ हायर हार्मोनिक होता है वो हमेशा डिक्रीज करता जाता है नॉर्मली। फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर वेव में, है ना, जो एम्पलीट्यूड हमने an पढ़ा, ये क्या होता है 4a/πn होता है ना। थर्ड n को अगर बढ़ाते चले जाओ तो इसका एम्पलीट्यूड डाउन होता चला जाता है। तो फिफ्थ हार्मोनिक का एम्पलीट्यूड 5 टाइम्स डाउन होगा, तो सबसे डोमिनेट हार्मोनिक क्या होगा, थर्ड हार्मोनिक। और नॉर्मली इवन हार्मोनिक्स जो ज़ीरो होते हैं, ठीक है, नॉर्मली इवन हार्मोनिक्स ज़ीरो होते हैं। तो सेकंड हार्मोनिक ज़ीरो होता है, थर्ड हार्मोनिक ही सबसे डोमिनेट करता है, तो उसे रिड्यूस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। सिमिलरली इससे भी एडजस्ट किया जा सकता है। एक और टॉपिक है, अगर फ्लक्स नॉन साइनसॉइडल है, फ्लक्स अगर नॉन साइनसॉइडल है तो फ्लक्स में भी क्या होगा, हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे, है ना। तो फ्लक्स में क्या होगा, फंडामेंटल कंपोनेंट होगा, फंडामेंटल, फिर इसको मैं 5 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फिर थर्ड हार्मोनिक, है ना, फिफ्थ हार्मोनिक, और मान लो सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ की है, तो हम सिंक्रोनस स्पीड कैसे डिफाइन करते हैं, 120f डिवाइडेड बाई p। ये किसके लिए हम डिफाइन करते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंक्रोनस स्पीड या फिर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। अब इसको मैं लिखूंगा फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन फ्लक्स का थर्ड हार्मोनिक भी प्रेजेंट है ना, तो फ्लक्स का थर्ड हार्मोनिक का जो आ जाएगा फार्मूला, ये आ जाएगा 120f डिवाइडेड बाई 3p। इसके लिए सिंक्रोनस स्पीड 3 टाइम्स कम हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से फिफ्थ हार्मोनिक के लिए इसको ns3 लिख रहा हूँ, ns5 इक्वल टू 120f डिवाइडेड बाई 5p। और nth हार्मोनिक के लिए, इसके लिए सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगी 120f डिवाइडेड बाई np। और मैंने आपको ये भी बताया था कि फंडामेंटल कंपोनेंट का जो रोटेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फ्लक्स का स्पेस में जो रोटेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। मैंने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लेक्चर में बताया होगा ना, किस पे डिपेंड करेगा, अगर बैलेंस सप्लाई से दे रहे हो, है ना। मैंने आपको ये इतना बता रखा है ना कि अगर 3 फेज़ वाइंडिंग है, 120 डिग्री फेज़ अपार्ट है, इसको अगर आप बैलेंस सप्लाई से कनेक्ट कर देते हो तो इन तीनों वाइंडिंग की वजह से रिजल्टेंट फ्लक्स रोटेट करता है ना। तो इसके रोटेशन का डायरेक्शन कैसे क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, फेज सीक्वेंस पे। किसके फेज सीक्वेंस पे, हाँ, सप्लाई के फेज सीक्वेंस पे। और किसका फेज सीक्वेंस होगा, है ना। तो अगर ABC फेज सीक्वेंस है ना, जैसे A वोल्टेज, सप्लाई भी तो है ना, सप्लाई का फेजर डायग्राम बना सकते हैं, ABC अगर इस तरह से कनेक्ट किए हो तो ये क्लॉकवाइज जा रहे हो ना, A के बाद B लैग कर रहा है। तो अगर इसको A से कनेक्ट किए हो, इसको B से कनेक्ट किए हो, इसको C से कनेक्ट किए हो, तो ABC क्लॉकवाइज रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर फेज सीक्वेंस ACB है, जैसे इसको तुमने A से कनेक्ट कर दिया, है ना, यहाँ पे फेज सीक्वेंस क्या है, बैलेंस्ड है, तो यहाँ पे फेज सीक्वेंस ABC होगा। और इस वाइंडिंग को मान लो कि तुमने C फेज से कनेक्ट कर दिया, इसको C से कनेक्ट कर दिया और इसको B से कनेक्ट कर दिया, तो सप्लाई बैलेंस्ड है, इसका फेज सीक्वेंस ABC है, तो आप A से B की तरफ जाएंगे,
तो ए से बी की तरफ जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये मैंने बता रखा, आप लोगों को याद नहीं था, है ना। ये किसके लिए बताया है? ये फंडामेंटल फ्लक्स के रोटेशन के लिए, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा, है ना, ये फेज सीक्वेंस पे डिपेंड करेगा, फेज सीक्वेंस ऑफ सप्लाई वोल्टेज। लेकिन थर्ड हार्मोनिक का जो रोटेशन होगा, डायरेक्शन, इसके रोटेशन का जो डायरेक्शन होगा ये अपोजिट टू फंडामेंटल। फिफ्थ हार्मोनिक होगा, है ना, तो ये विथ फंडामेंटल कंपोनेंट। और ये ऑल्टरनेट, है ना, जितने भी ऑड हार्मोनिक्स है ये ऑल्टरनेट, है ना, ये अपोजिट है, ये विथ फंडामेंटल कंपोनेंट, फिर ये अपोजिट टू फंडामेंटल कंपोनेंट। तो स्पीड भी पता चल गया, स्पीड रिड्यूस होती चली जाएगी। और डायरेक्शन थर्ड हार्मोनिक का अपोजिट होगा, फंडामेंटल का होगा फेज सीक्वेंस के साथ, थर्ड हार्मोनिक अपोजिट टू फेज सीक्वेंस, फिफ्थ हार्मोनिक अलॉन्ग विद द फेज सीक्वेंस। ये गेट 96 का है ना। एक इंडक्शन मोटर में, इफ़ एन इंडक्शन मोटर इफ़ द एयर गैप इज़ इंक्रीज्ड, है ना, उसके बाद ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है स्पीड विल रिड्यूस, है ना। फर्स्ट ऑप्शन है इफ़ एयर गैप इज़ इंक्रीज्ड, एयर गैप इज़ इंक्रीज्ड देन स्पीड विल रिड्यूस। ये ऑप्शन है एफिशिएंसी विल इम्प्रूव, है ना। मैं सिंपली ऐसे लिख देता हूँ, एफिशिएंसी विल इम्प्रूव। सी ऑप्शन है पावर फैक्टर विल बी लोअर्ड। और डी ऑप्शन है ब्रेक डाउन टॉर्क का मतलब मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क विल रिड्यूस। तो सबसे पहले हम स्पीड को देखते हैं। स्पीड मतलब कौन सी स्पीड? हाँ, रोटर स्पीड, है ना, एन आर। स्पीड ऑफ मोटर मीन्स रोटर की स्पीड, सॉरी, एन आर। तो एन आर किस पे डिपेंड करेगा? स्लिप पे डिपेंड करेगा। स्लिप किस पे डिपेंड करेगा? सिंक्रोनस स्पीड पे। मतलब स्पीड कितना होगा मोटर में, ये लोड पे डिपेंड करेगा, लोड टॉर्क पे, ठीक है। अगर ज़्यादा लोड टॉर्क होगा तो स्पीड कम होगी, ठीक है। लोड टॉर्क, अगर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है मशीन में, अगर लोड टॉर्क कम है तो मशीन इस पॉइंट पर ऑपरेट करेगा। मैंने आपको ये बताया होगा कि मशीन में ऑपरेटिंग पॉइंट पे या स्टेडी स्टेट में मशीन टॉर्क और लोड टॉर्क इक्वल होता है ना। तो ये मान लो लोड टॉर्क है और ये जो कर्व मैंने बनाया है ये मशीन टॉर्क का बनाया है, तो दोनों इक्वल इस पॉइंट पे हो रहे हैं, तो स्पीड इस पॉइंट की स्पीड होगी। लोड टॉर्क को अगर बढ़ाओगे तो ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया ना, स्लिप इसमें इस डायरेक्शन में इंक्रीज करता है, तो इस डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी? डिक्रीज करेगी, है ना? तो जब लोड टॉर्क आपने बढ़ाया, नहीं, इस एक्स एक्सिस पे स्पीड होता है ना, स्पीड इस डायरेक्शन में इंक्रीज करता है, और यहाँ पे स्लिप इक्वल टू 1 और यहाँ पे स्लिप इक्वल टू स्लिप इस डायरेक्शन में, ओके। एक्चुअली टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक होता है ये, ओके। तो टॉर्क, लोड टॉर्क जब आपने बढ़ाया तो क्या हो गया? ऑपरेटिंग पॉइंट पीछे शिफ्ट हो गया, तो स्पीड क्या हो गई? कम हो गई ना, ठीक है। तो स्पीड किस पे डिपेंड करेगा? लोड टॉर्क पे, ठीक है। और मैक्सिमम स्पीड क्या होगा? सिंक्रोनस स्पीड। तो एयर गैप से स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद एफिशिएंसी, अगर हम देखें, एफिशिएंसी का भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना, ठीक है। एफिशिएंसी का भी, हाँ, एफिशिएंसी का भी रिलेशन है, एफिशिएंसी पे भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। उसका हम अभी इफेक्ट देखेंगे कैसे फ़र्क पड़ता है ना। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर में भी अब ये है, दो पावर फैक्टर होता है, रोटर पावर फैक्टर और इनपुट पावर फैक्टर। तो नॉर्मली हम रोटर पावर, सिर्फ पावर फैक्टर लिखा हुआ है। कल मैंने क्या बताया था? हाँ, पावर फैक्टर और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक बताया था। तो नॉर्मली पावर फैक्टर कौन सा लेंगे हम? रोटर पावर फैक्टर लेंगे। तो रोटर पावर फैक्टर को एयर गैप से फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी इसको भी देखेंगे कैसे फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो मैक्सिमम फ्लक्स है ना, मैक्सिमम फ्लक्स का फॉर्मूला किसी को याद है? मैक्सिमम फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है? 3 डिवाइडेड बाई ओमेगा एस वी ई स्क्वायर अपॉन एस क्या एक्स ओके इंटू ऊपर में R2 होगा, R2 नहीं है। अगर वोल्टेज सेम रखा जाए, सिर्फ एयर गैप इंक्रीज किया जा रहा है ना, एयर गैप इंक्रीज करने से जो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स क्या होगा? एयर गैप इंक्रीज करने से मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स कम हो जाता है ना, फ्लक्स इस पर डिपेंड करेगा। देखो जैसे ये फॉर्मूला मैंने बताया था ना, यहाँ पे तुम V बाई एफ इक्वल टू 5 होगा, है ना। तो ये फार्मूला कब, जैसे 5 में वेरिएशन इस फार्मूला से कब देखोगे? जब कोर में कंस्ट्रक्शनल चेंज नहीं होता है, कोर एक ही है, उसी में वोल्टेज का वेरिएशन किया जा रहा है या फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन किया जा रहा है। वोल्टेज का वेरिएशन या फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन कहाँ से करोगे? सोर्स से करोगे, है ना। तो आप उसके फ्लक्स को देख सकते हो। लेकिन जब कंस्ट्रक्शनल चेंज किया जाता है, मैंने ट्रांसफार्मर में भी बताया होगा, तो फिर यहाँ पे ऐसे नहीं देखेंगे। फिर हम कंस्ट्रक्शनल चेंज में कैसे इस तरह से करोगे? इंडक्शन मोटर का सर्किट डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगा? आई एम इक्वल टू ये तो सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाई एक्सएल, ओके। ये मैग्नेटाइजिंग करंट होता है। अगर एयर गैप बढ़ाओगे तो एक्स एम इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इंटू एल एम, मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस। और इंडक्टेंस क्या होता है? एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस। और अगर एयर गैप बढ़ाओगे तो रिलक्टेंस क्या होगा? पाथ का रिलक्टेंस बढ़ता है ना एयर गैप बढ़ाने से, एयर का रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो रिलक्टेंस के बढ़ने से क्या हो जाएगा? एल कम होगा। एल अगर कम होगा तो एक्स कम होगा। एक्स अगर कम होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगा? मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगा। यहाँ पे जो करंट आ रहा है ये इंक्रीज हो जाएगा ना। मैग्नेटाइजिंग करंट अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे वोल्टेज V है, इसके क्रॉस भी वोल्टेज V है। अब तुम अगर ये ले लो, अगर मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज होगा तो स्टेटर कॉपर लॉस क्या होगा? स्टेटर कॉपर लॉस इंक्रीज करेगा। स्टेटर कॉपर लॉस इंक्रीज करने से एफिशिएंसी क्या होगी? लॉस अगर बढ़ेगा एफिशिएंसी, क्योंकि पावर में, आउटपुट पावर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये करंट ज़्यादा ड्रॉ कर रहा है, तो एफिशिएंसी डाउन होगी, ठीक है। अगर हम पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? R2 बाई एस डिवाइडेड बाई R2 बाई एस का होल स्क्वायर प्लस रोटर पावर फैक्टर, यही होता है ना, ठीक है। तो रोटर पावर फैक्टर, और यहाँ पे x क्या होता है? नहीं, x यहाँ पे ये एयर गैप आप किसका बढ़ा रहे हो? स्टेटर और रोटर के बीच का एयर गैप बढ़ा रहे हो, तो उससे सिर्फ मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस चेंज होगा, लीकेज रिएक्टेंस चेंज नहीं होगा। ये कौन सा रिएक्टेंस होता है x में? x1 प्लस x2 होता है ना। ये x1 क्या है? स्टेटर का लीकेज रिएक्टेंस है, और x2 रोटर का लीकेज रिएक्टेंस। तो लीकेज रिएक्टेंस को एयर गैप से फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे
एयर गैप बढ़ाने से इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। और स्लिप किस पर डिपेंड करता है? ये लोड पे डिपेंड करेगा, है ना, या सिंक्रोनस स्पीड पर डिपेंड करेगा। लोड पे डिपेंड करेगा बेसिकली। इसको भी एयर गैप से रिलेशन नहीं है, तो पावर फैक्टर पे मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे आंसर पता है, मैक्सिमम टॉर्क डिक्रीज होगा, ठीक है। ये सी और डी दोनों आंसर दे रहे हैं। अच्छा, अगर इनपुट पावर फैक्टर की अगर हम बात करें, यहाँ से पावर फैक्टर बात करें, अगर हम बात करें तो ये मैग्नेटाइजिंग करंट अगर इंक्रीज़ होगा, है ना, लैगिंग करंट होता है ये, ठीक है। अगर ये करंट इंक्रीज़ होगा तो पावर फैक्टर डिग्रेड होगा, पावर फैक्टर डिक्रीज़ करेगा। ये मैग्नेटाइजिंग करंट क्या है? इस करंट का फेज़र क्या होगा? ये लैगिंग करंट है ना। देखो टोटल करंट क्या होगा, अगर वोल्टेज का फेज़र तुम इस तरह से बनाते हो, इसको तुम अभी के लिए नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। तो करंट का दो फेज़र होगा, एक ये फेज़र और दूसरा ये, है ना। तो I2 डैश क्या होगा? ये भी इस यहाँ पे भी रिएक्टेंस है, लेकिन मेनली R2/S होता है ना। तो ये करंट भी लैग करेगा, ये कम एंगल से लैग करेगा I2 डैश। और ये करंट जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली प्योर इंडक्टेंस है ना। तो ये करंट अगर इतना है तो इन दोनों का वेक्टर सम ओवरऑल ये लैग एंगल आएगा। अगर इस करंट को तुम बढ़ाते हो तो इन दोनों का वेक्टर सम होगा, तो अब लैग एंगल और बढ़ जाएगा ना। तो मैग्नेटाइजिंग करंट अगर बढ़ेगा तो इनपुट पावर फैक्टर तो रिड्यूस होगा, ठीक है, लेकिन रोटर पावर फैक्टर का मुझे कोई रिलेशन नहीं मिल पा रहा है। और मैक्सिमम टॉर्क डिक्रीज होता है। मैक्सिमम टॉर्क एयर गैप फ्लक्स पर डिपेंड करता है, okay? जो टॉर्क का रिलेशन होता है ये होता है कि स्टेटर फ्लक्स इनटू रोटर फ्लक्स इस डायरेक्टली, हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेटर फ्लक्स इनटू रोटर फ्लक्स इनटू साइन, है ना, इनटू साइन फाई, ऐसे लिखते हैं। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेटर एमएमएफ इनटू रोटर एमएमएफ साइन फाई, जहाँ पे फाई क्या होगा? एंगल बिटवीन स्टेटर फ्लक्स एंड स्पेशियल एंगल बिटवीन स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स। और अगर आप एयर गैप बढ़ाओगे, है ना, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ बाई रिलक्टेंस होता है। तो यहाँ पे रिलक्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो फ्लक्स डिक्रीज़ होगा। लेकिन ये कंडीशन है कि एमएमएफ कांस्टेंट रहे, तभी तो ऐसा होगा। मान लो कि ये इंक्रीज़ हो रहा है तो साथ में मान लो ये भी इंक्रीज़ हो जा रहा है, तब तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। तो ये भी यहाँ पे क्लियर नहीं है कि एमएमएफ का क्या होगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, आई एम इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई एक्स एम है, एक्स एम डिक्रीज़ हो रहा है तो आई एम क्या हो रहा है? इंक्रीज़। आई एम इंक्रीज़ होगा तो एमएमएफ भी इंक्रीज़ हो जाएगा उसी रेशियो में। तो ये क्लियर नहीं है अभी, लेकिन ये फैक्ट है, मैक्सिमम टॉर्क डिक्रीज़ होता है ना। ये आप अभी के लिए बस याद रख लो। पावर फैक्टर में रोटर पावर फैक्टर का रिलेशन नहीं मिला, बट इनपुट पावर फैक्टर सर्टेनली डिक्रीज़ करेगा, एफिशिएंसी डिक्रीज़ करेगी, स्पीड का कोई रिलेशन नहीं मिल पाया अभी।